धन्यवाद। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक once again on this online and offline platform of Inspiration Study Circle. So new students, this is your general history class. We are studying the history of modern India, आधुनिक भारत का इतिहास। और आप लोगों की पहली क्लास है, तो मतलब आप समझिए कि हम लोग अभी थर्ड यूनिट में हैं, टोटल अभी तक जितना स्टार्ट हुआ है, और उसमें हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे आपने अभी आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, आपका फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन कंप्लीट किस किस का हो गया है? जो नए बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर है तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो है ना, मतलब सही समय पे आपने तैयारी शुरू करी है, बिल्कुल। और लास्ट ईयर भी है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं आज, बहुत दिनों बाद, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने एंग्लो, जो आपका कार्नाटिक वॉर्स हुआ पहले फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, कार्नाटिक का वॉर देखा। इसके बाद हमने देखा था बंगाल में प्लासी, देन बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। फिर हमने ये देखा कि किस प्रकार से उन्होंने मैसूर को कैप्चर किया। मैसूर के बाद उन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर्स में, मैसूर के बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने मराठा एम्पायर को कैसे कैप्चर किया। और फिर हम आगे बढ़ गए थे, अभी उसका एक और पीछे एक स्टेप आना है। हमने देख लिया था सिख एम्पायर को, यानी कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े पार्ट को इन्होंने क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया। जिसमें ये अगर भारतीय उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप आप जानते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट में अंतर, और कंट्री और कॉन्टिनेंट में अंतर क्या होता है? कौन बताएगा? एक व्यक्ति बताए और सही बताए, एकदम सटीक, ताकि दूसरे से पूछने की जरूरत ना पड़े। कौन बताएगा? महाद्वीप और एक उपमहाद्वीप में क्या अंतर होता है? कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट। नोडियाल जी, आप बताना चाहेंगे? इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं ना। इंडिया के ये जो सारे पड़ोसी देश हैं, तो आप जानते हैं सार्क देश कहलाते हैं। पढ़ा है सार्क के बारे में आपने? सार्क देश कहलाते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये सारे देश आते हैं इसमें, सार्क देश। यहां की अपनी पूरी एक ज्योग्राफी है, अपनी पूरी एक लैंग्वेज है, कल्चर है, डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, पठार है, समुद्र है, हर एक चीज जो एक महाद्वीप में होती है, कॉन्टिनेंट में होती है, सब कुछ तो है यहाँ। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप देखिए। तो ये पूरा क्षेत्र है इंडिया और उसके नेबरिंग, ये जो इंडियन प्लेट, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, और जो हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ बाय द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स। तो ये जो इंडियन प्लेट है, उस इंडियन प्लेट में केवल इंडिया कंट्री नहीं है, इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन सबको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत रखते हैं, जिसकी ज्योग्राफिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली अपना एक अलग एग्जिस्टेंस है। तो इस पूरे महाद्वीप में भारत एक देश था या नहीं, ये भी अपने आप में एक डिबेट का इशू है, टॉपिक है। क्यों? क्योंकि भारत जो है उस समय अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। और अंग्रेजों ने एक काम किया कि एक एक करके पूरा क्षेत्र जीता। जैसे कर्नाटक का क्षेत्र इन्होंने कब्जे में किया, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र कब्जे में किया, फिर इन्होंने मराठा एम्पायर को अपने अंडर कर लिया, देन इन्होंने सिख को किया। अब इसके बाद क्या बच जाता है? बच जाता है भारत के पड़ोसी क्षेत्र, जिसमें पहली चीज आती है नेपाल, दूसरा है अफगानिस्तान, यानी कि जो अफगानी थे, जिनसे मुगलों को भी एक प्रकार से आप समझते हो अटैक होता रहता था। तीसरा बचता है बर्मा। ये तीन क्षेत्र हैं और आज भी हमारे पड़ोसी हैं। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, नेपाल हमारा पड़ोसी है, और म्यांमार हमारा पड़ोसी है। बर्मा मतलब म्यांमार। इनमें से दो तो सार्क में है, एक सार्क में नहीं है। कौन नहीं है सार्क में? बर्मा। यानी म्यांमार सार्क में नहीं है, म्यांमार पर आसियान में आता है। किसमें आता है? आसियान। ये क्या है? आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये आप लोगों ने आईआर में पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं मेंस वगैरह में, आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आसियान, सार्क, क्वाड, G7, G20, ठीक है ना, बिम्स्टेक,
ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आप जरा एक बार पढ़ के जाइए। नेक्स्ट अब देखते हैं हम नेपाल। भाई देखो नेपाल के बारे में अगर हम बात करें तो नेपाल की सबसे पहले ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। नेपाल है कहां पे? भारत, भारत का पड़ोसी है नेपाल, पर नेपाल की स्थिति कहां पर है? तो आप देखते हो ज्योग्राफिकली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये माउंटेन चेन है पूरी, और इधर तिब्बत है, तिब्बत विच इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना। तिब्बत किसके कंट्रोल में है? चाइना के। हाँ, ऑटोनॉमस रीजन बोलता है उसे। ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इस हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद पर ही एक छोटा सा देश स्थित है जिसका नाम है नेपाल। और नेपाल का जो किंगडम है, जो नेपाल एक प्रकार से मतलब समझिए जिसने पूरे नेपाल को यूनाइट किया, वरना नेपाल का हाल भी वही था जैसे हमारे गढ़वाल का था। 52 गढ़ थे ना अलग अलग, और फिर अजय पाल नाम का जो शासक हुआ उसने उन 52 गढ़ों को जोड़कर एक गढ़वाल बनाया, गढ़वाल किंगडम। वैसे ही आप मुझे बता सकते हैं नेपाल में काम किसने किया? नेपाल का फादर, मतलब आज के टाइम पे मॉडर्न डे नेपाल का फादर कौन है? रण बहादुर तो बात की बात है, फिर वो तो जब भारत, जब कुमाऊं को कब्जे में किया जाता है उस समय की बात है। उससे पहले रण बहादुर कौन है भाई? आप में से कोई रण बहादुर? अच्छा, कौन कौन था वो जिसने नेपाल को एक किया? पृथ्वी नारायण शाह। कौन थे? पृथ्वी नारायण शाह, ये फादर है नेपाल के। और ये गोरखा थे, क्या थे? गोरखा। और देखो, भले नेपाल अलग देश है, पॉलिटिकली अलग है, सर वो इस सर वो इस गोरखा जो शब्द आया है, गोरखा, ये किससे आया है? गोरक्षनाथ को मानने वाले गुरु गोरक्षनाथ। आपने देखा होगा उनका फोटो वगैरह देखा होगा। तो भाई गोरखा लोगों, गोरखा में से ही मतलब क्या था, पहले नेपाल भी भागों में बटा हुआ था, 24 स्टेट्स एक तरफ, 22 स्टेट्स एक तरफ, टूटा टूटा नेपाल था। इवन मुगलों के समय जब इस्लामिक शासन बढ़ रहा था तो नेपाल के अंदर ये अवेयरनेस आई कि हमें यूनाइट होके एक हिंदू स्टेट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक हिंदू स्टेट। और फाइनली आप देखते हो पृथ्वी नारायण शाही वो व्यक्ति है जिसने लेट 1760s में, 1760s यानी 1769 की बात है ये, जब नेपाल मॉडर्न जो फॉर्म में है उसमें एक पॉलिटिकल यूनिट के रूप में सामने आया। अब जो नेपाल में आया शासन, वो नेपाल का शासन लगातार अपनी बॉर्डर को क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, जैसा हर किंगडम करता है। हर किंगडम क्या करता है? अपने क्षेत्र का क्या करता है? विस्तार। नेपाल ने भी क्या प्रयास किया? अपने क्षेत्र का विस्तार। और इधर आप समझ रहे हो नीचे भारत में किसका कब्जा है? अंग्रेजों का। तो जाहिर सी बात है दोनों शक्तियां आपस में एक दूसरे से टकराएंगी और वही न्योता देगा किसको? एंग्लो नेपाल वॉर। तो सबसे पहले नेपाल की ज्योग्राफी हम समझते हैं। नेपाल की ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ नेपाल। आप में से मुझे कोई बता सकता है तो बताइएगा। नेपाल भारत के 5 राज्यों से घिरा है, ये तो आप जानते होंगे। वो 5 राज्य कौन से हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसको पता है एक बारी में सीधा बता दे। वेस्ट टू ईस्ट। कुछ ऐसा है नेपाल। नेपाल भारत के 5 राज्यों से घिरा है। भाई नेपाल में इधर भी तो देखो भाई, देखो उत्तराखंड किस तरफ आएगा? उत्तराखंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड,
अब बताओ 1 2 3 4 5 में से उत्तराखंड कहाँ आएगा? 5 में, बिल्कुल। देखो हम नेपाल, हम आज पढ़ रहे हैं बच्चों जो नए अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, एंग्लो गोरखा वॉर, एंग्लो नेपलीज वॉर। उसके लिए हम पहले नेपाल की ज्योग्राफी देख रहे हैं, नेपाल की स्थिति क्या है। नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरा है। नेपाल उत्तर में चीन से घिरा है, यानी तिब्बत बोलते थे जिसको, अभी चाइना बोल रहे हैं। ये जो 3 साइड से नेपाल, क्योंकि नीचे इसके इंडिया हो गया, ऊपर इसके चाइना हो गया, तो इसे बोलेंगे भूबाध्य देश, लैंडलॉर्ड कंट्री, स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध, समुद्री एक्सेस इसके पास नहीं है, समुद्री एक्सेस नहीं है। भारत के साथ इसकी 1750 किलोमीटर लंबी लगभग इतनी सीमा लगती है, 750 किलोमीटर। और ये कैसे एक्सटेंड हो रखी है? बिल्कुल सही बोला आपने, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम, ये 5 राज्यों से इस प्रकार घिरा हुआ नेपाल। और ऊपर क्या हो गया? ये तिब्बत। यानी नेपाल इज अ किंगडम। कैसा किंगडम? हिल किंगडम, जो कि विच इज सिचुएटेड ऑन द हिमालयास। किसमें सिचुएटेड है? हिमालयास। और नेपाल में ही वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पॉइंट आता है, क्या है? माउंट एवरेस्ट। आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, इस ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है, नेपाल में आता है। यानी नेपाल हिमालय में है। और अगर यहां पर अटैक होता है तो फ्रंटियर आप समझ रहे हैं, हिमालयन फ्रंटियर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक जो लड़ाई लड़ी, बंगाल प्लेन एरिया, नीचे आप मैसूर में थे, मैसूर, ऊपर रायचूर दोआब, मराठा किंगडम, प्लेन प्लेट्यूज तक आप रिस्ट्रिक्टेड थे। नाउ द नेक्स्ट फ्रंट इज हिमालयन फ्रंट। और हिमालयन फ्रंट में जो यहां पर पहले से रह रहे हैं वो कौन लोग हैं? नेपाली, गोरखा, तो उनका वहां पर एज होगा और उनके क्षेत्र में लड़ाई होगी, तो जाहिर सी बात है। नेपाल जो है इस तरह से तो उसका भूगोल है, लेकिन अगर हम नेपाल के अंदर देखें तो नेपाल में भी भाग हैं बटे हुए। आपको शायद पता हो या ना पता हो, नेपाल जो देश है इसके अंदर स्टेट्स के नाम नहीं होते, यहाँ राज्यों के नाम ऐसे होते हैं, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4। हमारे यहाँ तो यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, नेपाल में ऐसे चलता है। और जो हमारे उत्तराखंड से लगता है ना इनका ये वाला क्षेत्र, इसे बोलते हैं सुदूर पश्चिम। नेपाल के हिसाब से उनका पश्चिमी भाग हो गया सुदूर पश्चिम। हमारा धारचूला, पिथौरागढ़ और काली नदी पार करिए आपने और आप पहुंच जाएंगे नेपाल। तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पे मतलब बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। उधर कुमाऊं से तो हमारे लोग जाते भी हैं, उधर सामान वामान खरीद के आ जाते हैं इधर। मतलब इंटरनेशनल इंटरनेशनल जो है ट्रेड चल रहा है। हालांकि नेपाल अलग देश है, पर कल्चरली पॉलिटिकली तो आप देखो अलग है, कल्चरली हमारे से जुड़ा हुआ है। ये स्थिति नेपाल की। लेकिन हमें यह समझना है कि नेपाल अंग्रेजों के साथ विवाद में क्यों आया। तो सबसे पहले इसका भूगोल आपने समझा। अब नेपाल अगर एक्सपेंड करेगा तो ही तो अंग्रेजों से विवाद में आएगा। तो नेपाल से ऊपर ये तिब्बत, और तिब्बत से उधर आप जाएं तो यहां पर चल रही थी कौन सी डायनेस्टी? किंग डायनेस्टी, जिसे हम बोलते हैं चिंग, QING। ये डायनेस्टी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जिसको किंग, चिंग, अलग अलग नाम से आप जानते हैं, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। ये डायनेस्टी आपका जो बर्मा है वहां पर जो शासन चलता था ऑटोनॉमस, उसको भी कंट्रोल करती थी। सियाम, साउथ ईस्ट एशिया में आप जाते हैं, थाईलैंड का क्षेत्र आप देखते हैं, वहां साउथ ईस्ट एशिया जाने, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, ये क्षेत्र। और इधर तिब्बत का क्षेत्र, यहां तक उसका पूरा क्या था? प्रभाव था। जब नेपाल में गोरखा शासन राइज हुआ, गोरखा पहले एक टेरिटरी तक लिमिटेड था, उन गोरखाओं ने अपने क्षेत्र को बढ़ाया, नेपाल को एक प्रॉपर यूनिफाइड किंगडम बना दिया। ये गोरखा अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करते थे, तो इन्होंने अटैक करना शुरू किया तिब्बत पे। कहां अटैक किया? तिब्बत पे अटैक किया, यानी अपनी टेरिटरी। अब तिब्बत जब अटैक हुआ तो तिब्बत ने हेल्प मांगी क्विंग डायनेस्टी के रूलर से। देखो आज तो स्थिति अलग है, उस टाइम पर तिब्बत हेल्प मांग रहा है चाइना से। चाइना ने इनको अपना प्रोटेक्टोरेट बनाया, इनके साथ हेल्प की, और इसके बाद नेपाल काउंटर हो गया यहाँ पे। यानी नेपाल नॉर्थवर्ड क्या नहीं कर पा रहा है? एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। लेकिन कोई भी किंगडम हो उसको एक्सपेंड तो करना है। तो नेपाल कैसे फैलेगा? नेपाल ऐसे में अपनी टेरिटरी बढ़ाएगा और ऐसे में बढ़ाएगा, साउथवर्ड्स। साउथवर्ड्स अगर नेपाल टेरिटरी बढ़ा रहा है तो ये यूपी बिहार है। यूपी बिहार का ये जो क्षेत्र है, ये आजकल भी चर्चा में रहता है। मधेशी आंदोलन याद है आपको 2015 का? है, आपने सुना था? किसी ने सुना ही नहीं मधेशी आंदोलन?
नेपाल का जो मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2015 में बना है। मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन अभी अभी कौन है पीएम? केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ये जो मॉडर्न डे कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लेकर तो बड़ा विरोध हुआ था, क्योंकि नेपाल का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये यूपी बिहार से टच होता है, और यहां पर जो लोग रहते हैं वो प्लेन वाले लोग हैं, जैसे यूपी बिहार वाले हैं। एक्सटेंडेड, कई बार तो हम नेपाल को ऐसा ट्रीट करते हैं कि एक्सटेंडेड उत्तर प्रदेश, हालांकि वो एक सेपरेट सोवरेन कंट्री है। तो यहां पर क्या हुआ बच्चे, ये क्षेत्र एक्सपेंड हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, यहां पर अटैक करना। नेपाल अब कहां अटैक करना स्टार्ट कर रहा है? टुवर्ड्स साउथ। और यहां पर आपको पता है कि स्टेट है अवध। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद याद आया आपको? यानी अवध के ऊपर तो कंट्रोल एक प्रकार से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो नहीं, अवध में अपना शासन चल रहा है, लेकिन अवध अब किसके प्रोटेक्टोरेट में है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर नेपाल का यहां अटैक होता है तो इट इज द डायरेक्ट चैलेंज टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब नेपाल का इस तरह से एक्सपेंशन करना, ये चीज उस समय का नेपाल देखो, उस समय का नेपाल इतना बड़ा हो गया था कि उसने यहां तो अटैक किया, ये क्षेत्रों पे अटैक कर रहा था, तो अवध के ऊपर, इधर तराई का क्षेत्र है पूरा, तराई का क्षेत्र, बिहार का चंपारण, गांधी जी गए थे जहां, चंपारण आज 2 जिलों में है, पश्चिमी पूर्वी, वो चंपारण सीधा टच होता है नेपाल से। इधर आ जाइए आप उत्तराखंड, उत्तराखंड में 1790 आते आते ये एक कैंपेन चली थी, अमर सिंह थापा, आपने नाम सुना होगा। एक इन्होंने 1790 आते आते कुमाऊं को कैप्चर कर लिया। कुमाऊं, कुमाऊं में कौन सा राजवंश था उत्तराखंड में, आपने पढ़ा होगा? चंद राजवंश, वेरी गुड। और फिर 1804 में ये देहरादून में ही बैटल ऑफ खुड़बुड़ा, गढ़वाल भी किसके कंट्रोल में आ गया? नेपाल के। यहां से ऊपर तक का जो कांगड़ा तक का क्षेत्र था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, यहां पर, और आपको याद होगा पिछले एक लेक्चर में आपको बताया था महाराजा रंजीत सिंह से हेल्प मांगी गई थी। ये पूरा क्षेत्र आप देखिए, हिमाचल का बड़ा क्षेत्र, उत्तराखंड पूरा का पूरा, फिर नेपाल पूरा है ही, से लेकर यहां सिक्किम और आगे तिस्ता नदी तक, दार्जिलिंग पूरा क्षेत्र, ये नेपाल का पार्ट था। यानी नेपाल काफी बड़ा था। और आज भी आप कभी नेपाली जब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जागता है तो वो ये बोलते हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल और ये वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग और सिक्किम, ये हमारी टेरिटरी थी। 25 साल के अंदर अंदर नेपाल ने अपना एरिया एक्सटेंड कर दिया, नॉर्थवर्ड्स कर नहीं पा रहा था तो उसने दोनों किनारों में और साउथवर्ड्स यूपी बिहार के बड़े एरिया में अपना जो एरिया है उसको एक्सटेंड किया। नाउ इट वाज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द ambition of British East India Company because they were also extending their territory and the Nepali kingdom was also extending, तो कहीं ना कहीं तो दोनों की टक्कर होनी ही थी। हाँ, वो नॉर्थवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं और अवध उनके उसमें है, और इधर आप देखिए तो फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा वॉर। और ये वॉर बैटल ऑफ नाला पानी, हालांकि हमें इतना अंडर उसमें नहीं जाना, हमारे लिए केवल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए जो इंडियन पर्सपेक्टिव से, जब आप ये उत्तराखंड में पढ़ेंगे, मतलब ये टॉपिक आपको उत्तराखंड में भी आएगा, एक गोरखियानी शासन पढ़ते हैं हम, तो उसमें आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या उनकी प्रथाएं थी, और कड़ाई दीप और फलानी पता नहीं कौन कौन सी दीप दाप आप उसमें पढ़ेंगे, वो तो उत्तराखंड का पार्ट है। ऑल इंडिया लेवल पे तो सारे देश के बच्चे होते हैं, वहां उनको केवल इतना जानना है कि नेपाल के साथ हमारा टसल क्या था इंग्लिश का, और क्या उससे पीस निकला। तो फाइनली जब लड़ाई हुई, 2 साल तक लगभग लड़ाई चली है, 1814 से 1816, वास्तव में लड़ाई 1815 में संगोली की संधि, सुगोली संधि जिसे आप बोलते हैं, ये साइन होती है, लेकिन ये संधि होती तो 1815 में है, ये रेटिफाई होने में टाइम लगता है 1816 में। इसीलिए आप 15-16 दोनों देखते हैं इसकी, और इस ट्रीटी के तहत ही नेपाल ने अपना उस वक्त का 1/3 हिस्सा खो दिया। नेपाल लॉस्ट इट्स 1/3 टेरिटरी, जिसमें गढ़वाल कुमाऊं गया, गढ़वाल कुमाऊं अलग हो गया, उधर से सिक्किम अलग हो गया, और तराई का बड़ा क्षेत्र जो है वापस किसके पास आया? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। हालांकि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको बाकी एरिया तराई का कुछ दे दिया, और इधर गढ़वाल वाले, और इसमें तो कहां होता, आज शिमला कहां होता, नैनीताल कहां होता, मसूरी कहां होता, अगर वो क्षेत्र अंग्रेजों पे ना आया होता। और तो ऐसे हिल स्टेशन कहां बनाते हो, ये जो शिमला, नैनीताल, मसूरी, ये आप हिल स्टेशन देखते हैं, और हमारे पौड़ी गढ़वाल में लेंस डाउन,
ठीक है ना, गढ़वाल राइफल का हेडक्वार्टर भी है। तो कहां से उनको मिलता? लेकिन लड़ाई में भले गोरखा की हार हुई, लेकिन अंग्रेज मान गए कि गोरखा वास्तव में, गोरखा का जो ताकत है, जो शौर्य है, जो वीरता है, उनका जो वैल्यूर है, ब्रेवरी है, बहुत पावरफुल थे गोरखा। और गोरखा हिमालयन फ्रंटियल में, देखो पहाड़ी क्षेत्रों में, देखो यूपी बिहार के लोगों को देखो, आप यूपी के कह रहा हूं, बिहार के, तो वहां पे हाइट मीडियम रेंज है। पंजाब हरियाणा देखो 6 फीट, 6.5 फीट। और आप गढ़वाल आओ, गढ़वाल हिमाचल, मतलब उत्तराखंड हिमाचल पहाड़ी क्षेत्रों में हाइट कम होती है, लेकिन फिर उस तरह की जैसी ज्योग्राफी है, वहां के लोगों का स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है, और उनके वॉर स्किल्स भी ऐसे थे। खुखरी, खुखरी से वार करना बहुत अच्छी तरीके से आता था, वॉर स्किल्स में बहुत तगड़े थे। आज भी आईटीबीपी, ये जो पूरा हिमालयन बॉर्डर, इसे कौन गार्ड करता है? एसएसबी, आईटीबीपी। इसमें वो समझ गए अंग्रेज कि इनका बहुत ज्यादा पावर है, ये हमारे काम आएंगे। और उन्होंने गोरखाओं को ब्रिटिश आर्मी में, आज तक इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल आप जानते हैं, उनको रिक्रूट करना क्या किया, स्टार्ट किया। ब्रिटिश आर्मी में भी आज तक हैं गोरखास, सिंगापुर पुलिस में भी हैं गोरखास। तो गोरखाओं को वो मान गए। तो यहां पर संगोली की संधि में हुआ क्या? 4-5 बातें हुई। काठमांडू में, जैसा हर जगह करते, काठमांडू में कौन बैठेगा? ब्रिटिश रेजिडेंट, जैसे हर जगह देख रहे थे। फिर वॉर इंडेमनिटी मांगेंगे, एरिया कैप्चर कर लेंगे, बोलेंगे आप किसी फॉरेन पावर से, खासकर फ्रेंच के साथ कोई ट्रीटी नहीं करेंगे, ना कोई उनसे ट्रेनिंग लेंगे। ये इनका हर जगह है। भाई इतनी चीज तो आपको अब तक समझ में आ गई होगी। जब भी एग्रीमेंट होगा 4-5 चीजें कॉमन चल रही है, हर जगह कॉमन चल रही है, और हमारा रेजिडेंट वहां बैठा रहेगा। और इसके बाद देखो, हम ये मानते हैं, देखो नेपाल के जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट लोग हैं वो क्या बोलते हैं, नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। अभी बीच में जब 2020 की बात है मेरे ख्याल, अगर मैं सही हूं, हाँ 2020 की, कोविड का टाइम था ये, नेपाल का नया नक्शा जारी हुआ था, भारत का भी नया नक्शा जारी हुआ था, उसके बाद नेपाल का नक्शा जारी हुआ। उसमें हमारे उत्तराखंड का लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेक का एरिया, इस पूरे एरिया का ही विवाद है। ये आजकल क्वेश्चन आने का संभावना है, विवाद है ये, क्योंकि ओली फिर पीएम बन गए। काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक, और जब जब इसकी बात आएगी तो ये संगोली की संधि की याद आएगी, क्योंकि यहीं से बॉर्डर डिफाइन हुआ। काली नदी मेक्स द बॉर्डर, काली शारदा मेक्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। लेकिन उसके ओरिजिन को लेकर दोनों देशों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब एक राय नहीं है, कंसेंसस नहीं है। और यही एक डिस्प्यूट का कारण है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। एक तो यह है, एक और विवाद है सुस्ता विवाद, सुस्ता। तो दो विवाद हैं, बाकी 90% से ज्यादा बॉर्डर हमारा क्लियर है। अब 2020 में जो ये मामला उठा ना, इस वजह से फिर ये चीज चर्चा में आई, और यहां पर फिर प्रश्न उठा कि संगोली की जो ट्रीटी है, क्या उसको दोबारा रिव्यू करने वाली चीज होनी चाहिए। हालांकि ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर हुई। वही ट्रीटी का मॉडर्न फॉर्म आप 1950 में, आपको पता है 1950 में क्या हुआ था? भारत नेपाल सुरक्षा एवं मैत्री जो संधि, ट्रीटी हुई। आज जो नेपाल के साथ हमारी ट्रीटी है 1950 की, इंडो नेपाल पीसफुल ट्रीटी से चलता है सारा मामला। तो वो नेहरू जी ने आगे कैरी ओवर किया। वरना नेपाल का एक टाइम ऐसा आया था, कहते हैं नेपाल के एक राजा ने बोल दिया था कि नेपाल वांट टू मर्ज विद इंडिया, नेपाल भारत से मर्ज करना। हालांकि ऑफिशियली इसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन राजा थे वहां के त्रिभुवन, 1950 के आसपास की बात है, वो भारत में शामिल होना चाहते थे। नेहरू जी ने बोला नहीं, क्योंकि नेपाल इज अ बफर स्टेट बिटवीन चाइना। अगर नेपाल हमारे पास आ जाए पूरा, तो फिर चाइना और भारत की बॉर्डर एकदम टच करेगी, जो कि एक तरीके से, अब आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से देखिए सही है या गलत है, ये आप सोचने वाली बात है। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई, ये क्या हुआ कैसे हुआ। तो हमें एंग्लो गोरखा वॉर में 2-3 चीजें ही जाननी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल दीजिए एंग्लो गोरखा वॉर। टसल जानेंगे, वॉर फिर वॉर जानेंगे। एंग्लो गोरखा वॉर्स। एंग्लो गोरखा वॉर और एंग्लो गोरखा टसल से स्टार्ट करेंगे।
लिखिए, नेपाल नेपाल is a buffer state between India and China. Between India and China. The present day Nepal is surrounded by 5 Indian states. The present day Nepal is surrounded by 5 Indian states, which are, याद रखिए हम वेस्ट से ईस्ट बढ़ रहे हैं, which are उत्तराखंड, कॉमा उत्तर प्रदेश, कॉमा बिहार, कॉमा वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ब्रैकेट में लिखिए अराउंड 1750 किलोमीटर्स। टोटल लेंथ कितनी है बॉर्डर की? 1750 किलोमीटर। एंड डू यू नो कि इट इज एन ओपन बॉर्डर, खुली सीमा है, रोटी बेटी का रिश्ता बोलते हैं नेपाल के साथ। नेक्स्ट, द प्रेजेंट डे नेपाल came into existence in 1759 60 5960 1759-60 when Gorkhas established there, गोरखा याद रखना है आपको, when Gorkhas established their rule in Nepal, later they began to encroach on the neighboring regions. Later they began to encroach on the neighboring regions as well. Since the northern portions of Nepal were under the उत्तरी भाग जो है नेपाल का, were under the control of Chinese authorities. That means तिब्बत जो था वहां पर चाइनीज अथॉरिटीज का क्या था, एक प्रकार से पूरा का पूरा कंट्रोल। और जो दलाई लामा थे, दलाई लामा जानते हैं, आज भी है दलाई लामा। कौन होते हैं दलाई लामा? मॉन्क। तिब्बती जो लोग हैं, तिब्बत के जो बुद्धिस्ट हैं, उनके स्पिरिचुअल हेड भी हैं और पॉलिटिकल हेड भी। लिखिए, since the northern portions of Nepal were under the Chinese authority, it was simple for them to increase their territorial control in the southern part of Nepal. Full stop. In this situation,
the British aspirations in this situation, the British aspirations to strengthen their northern territorial dominance. In this situation, comma, the British aspirations to strengthen their northern territorial dominance brought them into conflict with the brought them into conflict with the Gorkhas rule of Nepal. Gorkhas rule of Nepal. Now you can make the diagram बनाइए जो अभी नेपाल का मैंने बनाया था. और इसमें अगर मैप होगा, लेट अस सी, अगर मैप होगा उस टाइम के नेपाल का तो आपको ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ये देखिए नेपाल, उस वक्त का नेपाल. ये मैप है, डिटेल्ड मैप है, जिसमें आप देखते हैं ये महाकाली, काली रिवर, उधर मैची रिवर और तिस्ता तक का, ये देखिए ये पूरा क्षेत्र जो है इस तरह से ये कॉन्कर किया गया है. गोरखा कोर एरिया, ये आप देख पाएंगे जो गोरखास का प्रॉपर एरिया था, यहां से गोरखा एक पर्टिकुलर, जैसे नेपाल में छोटे छोटे किंगडम थे, जैसे हमारे थे ना 52 गढ़, तो वहां थे. जैसे यहाँ देखिए 82 यानी 22 ही जो राज्य है, 22 राज्य, 24 राज्य, इस तरह से राज्य थे. गोरखाओं ने, जो गोरखा हैं, गोरखा की एक टेरिटरी है पर्टिकुलर, उन गोरखाओं ने धीरे धीरे नेपाल को एक्सटेंड किया और नेपाल का एरिया बढ़ता गया और नेपाल एक यूनिफाइड नेपाल 1760 तक आ गया, एग्जिस्ट में आ गया. फिर नेपाल एक्सटेंड करेगा तो इधर इधर एक्सटेंड करेगा, तो ये देखिए ये हमारा अल्मोड़ा, कुमाऊं, ये देहरादून, गढ़वाल का पूरा रीजन, कालूंगा, सिरमौर, ये सिरमौर तो जिला है, पड़ोसी जिला हमारा हिमाचल का, मालाओं, ऊपर कांगड़ा, ये पूरा हिमाचल, उत्तराखंड. फिर अब जो मेन लैंड आज का नेपाल है, ये काठमांडू कैपिटल हो गई, इधर आ गए सिक्किम, ठीक है. और इस सिक्किम से नीचे ये वाला क्षेत्र जो आज है, ये कौन सा आता है, ये आता है आपका वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, ये क्षेत्र. तो ये नेपाल इतना एक्सटेंडेड था. वो तो छोड़ो, ऊपर से नीचे आओ और यहाँ देखो गोरखपुर, जहां पर ब्रिटिश ने, जैसे ब्रिटिशर्स के अंडर जब गोरखपुर आ गया था तो डायरेक्ट बाउंड्री लग रही थी किसके साथ, नेपाल के साथ. तो ये एक बड़ा कंफ्लिक्ट का कारण बना. तो ये आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश इंडिया है, लखनऊ. और आपको पता है इसका फायदा क्या मिला अंग्रेजों को, क्या फायदा मिला गोरखाओं का, आर्मी में हुए और 1857 की क्रांति को दबाने में गोरखाओं ने, यानी गोरखा, अब उस वक्त का आज का गोरखे की बात, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया क्योंकि वो तो उनके साथ फ्रेंडली उसमें थे. और गोरखाओं की वजह से ही, क्योंकि उनके पास अंग्रेजों के बस की नहीं थी हो कि यहां से जो पूरा, और ये नाना साहेब वगैरह आप जानते हो, तांत्या तोपे, कानपुर, बेगम हजरत महल, ये सब, ये जो लोग तराई की तरफ भागे थे ना, नेपाल की तराई की तरफ, जंगल है ये उत्तर प्रदेश का पीलीभीत वगैरह, जैसे उत्तराखंड से जाते ही साथ ये पूरा लगता है ना, पूरा ये मुरादाबाद देखो, ये पूरा यहाँ से आपका ये पूरा क्षेत्र अब ऊपर बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ. जो तराई की तरफ भागे उनको गोरखा की जो फोर्सेस थी उन्होंने पकड़ लिया, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ थे ये लोग जो भाग रहे हैं. और नेपाल किसके सपोर्ट में उस वक्त, अंग्रेजों के. मतलब नेपाल एक्ट एज अ एजेंट ऑफ, और इससे वो खुश हुए, उनको और ज्यादा उन्होंने नवाजा. और एक टाइम ऐसा आया कि नेपाल को इंडिया से पहले ही अंग्रेजों ने एक प्रकार से एक इंडिपेंडेंट कंट्री समझ लीजिए आप, डिक्लेयर कर दिया नेपाल. इसलिए नेपाल बोलता है कि हम कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं रहे. हालांकि उनकी फॉरेन पॉलिसी में और इनकी डिफेंस पॉलिसी में अंग्रेजों का बहुत बड़े हद तक कंट्रोल था. जब वो बोल रहे हैं कि आपको फ्रेंच के साथ रिलेशन नहीं रख रहे, इसका मतलब यू आर नॉट इंडिपेंडेंट टू मेक द रिलेशंस विद एनी अदर फॉरेन कंट्री. तो यहां पर आप समझिए, न केवल इतना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और आज तक भी समझते हो आप कि बड़े स्तर पर गोरखा जवानों की रिक्रूटमेंट होती है
ब्रिटिश आर्मी में। तो ये पूरा क्षेत्र था जो कि इन्होंने कंट्रोल किया। तो धीरे धीरे यहीं से सारी कहानी बनती, याद रहेगी बात। और आज का नेपाल कितना है? आज का नेपाल तो छोटा सा नेपाल है, उसका नक्शा आज के वाले नेपाल का तो पता नहीं क्या है। ये देखिएगा, ये तो वो है जो हम बता रहे हैं, डिस्प्यूट जो है, डिस्प्यूट। ये धारचूला, ये तो हमारा है धारचूला, सुना है ना आपने। और ये जो टेरिटरी है, ये है नेपाल, ये है उत्तराखंड मतलब भारत। और ये वाला जो जंक्शन है, ये वाला, यहां से एक दर्रा अभी ओपन हुआ था, लिपुलेख दर्रा, नाथुला का अल्टरनेटिव बना। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम लोग नाथुला पास को इस्तेमाल करते हैं। उससे सुगम रास्ता है और छोटा रास्ता है लिपुलेख वाला। और ये ट्राई जंक्शन है, भारत नेपाल चीन तीन देशों का, मतलब तिब्बत आता है। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है और इसको ध्यान भी रखना है। दूसरा, ये सुस्ता रिवर का जो विवाद है, गंडक रिवर जो है आपकी सुस्ता, ये भी एक विवाद है जो कि एक प्रॉब्लम है भारत और नेपाल के बीच में, वो करंट में आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। मेन जो प्रॉब्लम है, देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी टिल अर्ली 1800s, till early 1800, controlled the controlled and captured the controlled and captured the large part of Indian subcontinent, in which Bengal, Bihar, Odisha, Bengal, Bihar, Odisha, Carnatic region, CAR, Carwala, Carnatic region, Madras, Mysore, and the large territory under मराठा कन्फेडरेसी। याद है पांचों के साथ जो ट्रीटी हुई थी, मराठा कन्फेडरेसी, नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ PEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सिख तो अभी नहीं आया ना, सिख तो बाद में आएगा 1840s लास्ट में। अभी हम 1820s तक की बात कर रहे हैं। अर्ली लिखा है ना हमने, अर्ली 1800, फुल स्टॉप। सिख बाद में आया, मतलब हमने सिख आपको पढ़ा पहले दिया। ये वॉर कब हो रही है? 1814 से 16। सिख वाली वॉर बाद में है, लेकिन हमने वो पहले पढ़ा है क्योंकि वो इंडिया का पार्ट था, नेपाल बाहर का पार्ट है। दे वांटेड टू कनेक्ट, अभी तो राजा रंजीत सिंह चल रहे हैं, अभी कहां से वो कर देंगे। दे वांटेड टू कनेक्ट with the Tibbet region. They wanted to connect with the Tibbet region on a business level. और सोचो जब गढ़वाल आ गया और जब सिक्किम आ गया, गढ़वाल कुमाऊं, तो तिब्बत से डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। हमारे यहाँ तो जनजातियां हैं ऊपर, भोटिया जनजाति डायरेक्ट आज, मतलब उनको ना बहुत परमिट है ऊपर तक जाने का। पूरा जो रीजन होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइट परमिट आप देखते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था खुद, राजेश, वो उत्तरकाशी के क्षेत्र में रहते थे। कहाँ रहते थे वो? एक स्टूडेंट था, वो भोटिया उससे ही था, ट्राइब से। और बोलता सर जी हम तो खूब जाते हैं ऊपर, और वहां तो बढ़िया हमारे लिए, मतलब उनका काफी उस क्षेत्र में। और पहले तो व्यापार वगैरह पूरा कस्टम वगैरह सब मैच होता है, ठीक है ना। तिब्बत के साथ जो ट्रेड होता था बहुत बड़े लेवल पर, वो तो इंडो चाइना वॉर जो हुआ 1962 का, उसके बाद कुछ एक प्रकार का दोनों के बीच में संदेह आया, वरना तो अब देखो काफी जगहों पे वो खुला भी है क्षेत्र। आगे बढ़िए। दे वांटेड टू कनेक्ट विद द तिब्बत रीजन ऑन अ बिजनेस लेवल, फुल स्टॉप। द गोरखास रिफ्यूज्ड,
the Gorkhas refused to grant the British. The Gorkhas refused to grant the British passage. To grant the British passage, comma, which the king and the queen of Nepal, which the king and the queen of Nepal had to do for this, had to do for this, which the king and queen of Nepal had to do for this, full stop. The Gorkhas rejected, छूट गया, the which the king and queen of the Nepal had to do for this, मतलब वो खुद करना चाहते थे, वो किसी बाहर वाले को नहीं आने देंगे. The Gorkhas rejected letting outsiders. The Gorkhas rejected letting outsiders into their own territory. This border dispute between the company and the kingdom of Nepal, company यानी हमारी कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, and the kingdom of Nepal led to Anglo-Nepalese war, ब्रैकेट में लिखिए कब से कब तक, 1814 से 16, 1814 से 1816, एक ही वॉर है 1814 से 1816, लेकिन इस वॉर के अंदर बहुत वॉर हैं और 1816 में ट्रीटी रेटिफाई हो गई है, तो वहां तक का पीरियड इसलिए लिखा है. नेक्स्ट पैराग्राफ, द ब्रिटिश ब्रॉट द इंग्लिश, the British brought the English and the kingdom of Nepal into conflict in 1801. In 1801, when they acquired the Gorakhpur region, and Gorakhpur is now a district in Uttar Pradesh. When they acquired the Gorakhpur, मैंने कहा ना जब गोरखपुर पहुंचे तो एकदम बॉर्डर मिल गया. When they acquired the Gorakhpur region and also bought the property, from the Nawab of Awadh. This led to direct tussle between these two powers. Now just focus on the board because there are some terms, कुछ terms आएंगी, हालांकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो क्या है जो इससे पूछा जाना है, इस टॉपिक से आपको वॉर का कारण पता हो, जैसा हम बताते ही हैं, वॉर का टाइम पता हो, ट्रीटी पता हो, ट्रीटी की कंडीशंस पता हो, और फिर लेटर जो दोनों के बीच में रिलेशन रहे वो पता हो. तो वॉर का कारण मैंने आपको बता दिया क्या है, एक्सपेंशन ऑफ गोरखा टेरिटरी, जो कि डायरेक्ट उसमें आ रहे हैं. लेकिन केवल एक कारण ये नहीं है, ब्रिटिशर्स आल्सो वांटेड टू डू द ट्रेड विद चाइना, और नेपाल बीच में आ गया है, और नेपाल ने उधर गढ़वाल कुमाऊं कब्जा दिया और हिमाचल तक पहुंच रहा है, और इधर नीचे सिक्किम का क्षेत्र, तो अब भूटान अलग किंगडम है. तो अब यहां पर दिक्कत आ रही है, उधर से बर्मीज है और उधर चाइना का जो है चिंग डायनेस्टी का कंट्रोल, उसका प्रभाव, भले ऑटोनॉमस शासन चल रहा है उसका प्रभाव है. अब ब्रिटेन अभी इतना पावरफुल नहीं है कि डायरेक्ट
चिंग डायनेस्टी से टकराए, और फिर हिमालयन बॉर्डर है, मतलब भारत और चीन के बीच में जो नेचुरल बाउंड्री बनाता है, आज भी आप देखिए वो हिमालयास है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको ट्रेड करना है। फर का ट्रेड होता था, जो वुलन कपड़े होते हैं हमारे, वुलन जो होता है वूल, उसका ट्रेड होता था। पर ट्रेड के लिए पैसेज क्या है, नेपाल अपना एरिया बढ़ा रहा है, नेपाल उनको जाने नहीं देगा। तो फिर, और नेपाल भी क्यों ऐसा करता था, क्योंकि नेपाल को शंका होती थी कि ये अंग्रेज वगैरह जो है ये आएंगे। तो एक प्रकार से मैंने आपको एक एंगल बताया, पहले इस्लामिक रूल था, तो उन्होंने अपने आप को एक प्रकार से एक करने का कोशिश की कि हम हिंदू शासन के तहत रहे। आज भी नेपाल का राष्ट्र पशु गाय है। आज भी नेपाल में अगेन नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है, ठीक है। और नेपाल तो बोलता है असली हिंदू राष्ट्र भारत नहीं है, हम है असली हिंदू देश। दूसरी बात, नेपाल को यह डर था कि जो ये आ रहे हैं अंग्रेज, इनके साथ क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे, फिर धर्म परिवर्तन का खतरा। तो नेपाल छोटा किंगडम था, तो वो अपने हिसाब से अपने आंकलन कर रहा था, डर रहा था, उसने अपना पैसेज देना बंद किया। और जब उसने अपना पैसेज देना बंद किया, तो आपको पता है दोनों के बीच में टसल है। तो दो कारण आपको ध्यान रखने हैं। फिर इमीडिएट कारण अगर पूछे तो नेपाल का अटैक ऑन अवध, और अवध किसके कंट्रोल में है, ब्रिटिशर्स। तो वॉर का कारण आपको समझ में आ जाना चाहिए। वॉर का पीरियड आपको पता है 1814 से, और उत्तराखंड वाले बच्चे ये भी जानते हैं गढ़वाल कुमाऊं में उन्होंने कट कैप्चर किया। बाकी ऑल इंडिया लेवल पर जानने की जरूरत नहीं है, पर उत्तराखंड वाले हैं तो आपको तो गोरखियानी शासन और वो सब डिटेल में पढ़ना ही। तीसरी बात, इसका सॉल्यूशन क्या निकला, ट्रीटी ऑफ सगौली। उसके 4-5 प्रोविजन मैंने आपको बताई दिए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। उसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में एक बेटर रिलेशन हुए, और नेपाल ही वो किंगडम था पहला, मतलब वो देश जिसको क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री का टाइटल दे दिया। इसके लिए नेपाली किंग ने बहुत ज्यादा प्लीज किया, किनको, ब्रिटिशर्स को। इवन दो 1857 के रिवोल्ट में उनका साथ दिया, आगे वर्ल्ड वॉर में साथ दिया, तो वो बहुत खुश थे उनसे, बहुत खुश थे। तो फाइनली आप देखते हो उसके तहत जो आज तक रिलेशन है 1950 की, इंडो नेपाल, क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन प्रोटेक्ट करता था, बाद में वही जिम्मा हमारे ऊपर आ गया। ब्रिटेन के सक्सेसर इंडियन, जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, उनके सक्सेसर हम ही तो हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि हम नेपाल, भूटान ऐसे देशों को क्या करें। तो भूटान, नेपाल, सिक्किम भी किंगडम था, सिक्किम को तो फिर इंदिरा गांधी ने भारत में मिलाया। लेकिन नेपाल आज भी हमसे शंका रखता है, कोई बता सकता है क्यों, हमारे बीच तो बहुत अच्छी वो है, फिर क्यों दुश्मनी, ऐसा तनाव का माहौल क्यों है भारत और नेपाल के बीच में। ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, बताइए भारत नेपाल के बीच। आपके लिए अब तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आना ही चाहिए कि लगातार भारत अपने बोलता है विश्व गुरु बनूंगा, बांग्लादेश हालत खराब, अफगानिस्तान तालिबान शासन, पाकिस्तान सदाबहार हालत खराब हमारे उनके संबंधों की, नेपाल हमारे हाथ से छूट रहा है, मालदीव्स वो मुइज्जू की सरकार वो जब से आई है उसने सारा ही माहौल खराब कर दिया है, श्रीलंका बर्बादी की कगार से आपको पता है खड़ा रहा वो, और अब उसको हमने सपोर्ट किया, तो भी वहां राजपक्षे फैमिली हमारे पक्ष में नहीं है, यहाँ खालिदा जी हमारे पक्ष में नहीं है, वहां ओली हमारे पक्ष में नहीं है, चाइना में शी जिनपिंग तो हमें हर तरह से काउंटर करने की। क्या विश्व गुरु जो अपने पड़ोसी नहीं संभाल पा रहे हम, क्या कारण है। नेपाल के बारे में बताइए, नेपाल की बात चल रही है तो नेपाल के बारे में बताइए, कोई बताइए, नेपाल हमें शंका से क्यों देखता है, क्यों नेपाल को ऐसा लगता है, इंडिया का रवैया रहता है ऐसा नेपाल के प्रति। चाइना नेपाल को सपोर्ट करता है, कर तो रहा है, वो तो ट्रेन पहुंचा रहा है बिल्कुल यूपी बॉर्डर तक। अब देखो भाई, चाइना बड़े प्रोजेक्ट लगा रहा है, वो कह रहा क्या हिमालय सब पार कर दूंगा मैं, उसकी तो टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है, और सीधा ट्रेन पहुंचा देगा। अभी तो हमारे उत्तराखंड के लिए और सिक्किम सिक्किम यूपी बिहार बचे हुए थे, अब वो नेपाल बफर स्टेट है तो उससे बफर जैसा रहना चाहिए, और अपना सड़क हाईवे सब बन रहे हैं। 8 हाईवे तो इंडिया के ही है, वहां इंडिया से जो कनेक्ट करते हैं। आपके यूपी से तो बस जाती है ना डायरेक्ट, और इधर टनकपुर से भी जाती है। हाँ तो बताइए, एक तो आप जो बोल रहे हो, और आप बताइए क्या कारण हो सकता है। नेपाल का एरिया, हमारा एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, नेपाल का एरिया है लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 1,47,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है। मतलब एरिया में अगर आप देखो नेपाल उत्तराखंड का तिगुना है, उत्तराखंड को
एक बार और एक बार और, 3 बार मिला लो उतना नेपाल है। और पॉपुलेशन भी उसकी 3 करोड़ है, हमारी अगर लमसम 1 करोड़ मानो, हम 1/3 है नेपाल की, इन पॉपुलेशन में भी और इन एरिया में। इंडिया के सामने तो नेपाल बहुत, इंडिया के सामने। तो ये जो इन्होंने पहली बात बोली कि इंडिया उसे ट्रीट करता है जैसे छोटा भाई नहीं होता, हाँ भाई हमारे हिसाब से ही चल, वही तो नेपाल कोई पसंद नहीं भाई, चाहे कोई छोटा देश हो कोई बड़ा देश हो, उसकी अपनी एक इज्जत होती है ना, इज्जत थोड़ा कि उसको। और फिर 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, तो उसे लगता है कि कहीं भारत मेरी ज्योग्राफी का वो ना करे। और नेपाल के पर्सपेक्टिव से देखिए आप, कोई भी देश किसी एक देश पे पूरा डिपेंड होना नहीं चाहे, वो अपना अल्टरनेटिव ढूंढता है चाइना में। पर चाइना को लेके भी भयभीत रहता है वो, क्योंकि चाइना जो हाल करता है, फिर चाइना अभी तो बहुत वो कर रहा है, और चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। भले नेपाल कितना चाइना के करीब जाए, लेकिन उसको कल्चर रिलीजन भारत से जुड़ता है, इसलिए वहां कम्युनिस्ट मूवमेंट चलता है। कम्युनिस्ट नो रिलीजन, कम्युनिज्म में क्या है, नो रिलीजन, इसलिए वहां प्रो इंडियन ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं। और जो वहां पे हिंदू राष्ट्र की मांग भी चल रही है, वापस किंगशिप को लाने की मांग भी चल रही है। तो मेन रीजन जो मैं समझ रहा हूं इसमें, कि नेपाल हमें शंका में देखता है। अब आप ध्यान रखना 2 पॉइंट। पहली बात, भारत ने कहा जब नेहरू जी को ऑफर आया भी था, अगर ये सच बात है तो, कि नेपाल भारत में मर्ज होना चाहता है, हमने कहा नहीं करना। लेकिन बाद में नेहरू जी की बेटी ने ही ईस्ट पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। नेपाल भूटान देख रहे हैं भारत ऐसा भी कर सकता है, मतलब वो चौंक गए कि पहले भारत की नीति क्या है, दूसरे देश के पर हम करना नहीं चाहते थे पाकिस्तान के 2 टुकड़े, पर बांग्लादेश बना। फिर इंदिरा गांधी के समय में ही 74, 75, 74, 75 में हमने सिक्किम को भारत में मिला दिया। अब सिक्किम, इधर नेपाल इधर भूटान, दोनों देख रहे हैं हो क्या रहा है। मतलब भारत की शुरू से नीति तो क्या है, कोई हस्तक्षेप की, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि पाकिस्तान को तोड़ के एक नया देश बनाया, ये भारत के कारण संभव हो पाया। भारत में सिक्किम को मर्ज कर दिया गया, ये इंदिरा गांधी की। तो कहीं ना कहीं एक बिग ब्रदर सिंड्रोम रहता है उनको, कि भारत बड़ा देश है, क्षेत्रफल में, आबादी में, अर्थव्यवस्था में, हर चीज में, तो कहीं हम जैसे छोटे देशों को डिक्टेट ना करें। इसलिए मोइजू का स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, हम भले छोटे हैं पर हम एक संप्रभु देश है, बोला था उन्होंने। ये सीधा इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था। ये मत समझो हम छोटे हैं, छोटे हैं तो तुमसे भी बड़े देश हैं, भारत से बड़े चीन है, तो हम चीन के उसमें चले जाएंगे। मतलब ये छोटे देश खेलते हैं, भारत चीन, भारत चीन, जहां से इन्हें पैसा मिल जाए, जहां से इन्हें लाभ मिल जाए। अभी हमारी हैसियत, चीन कितनी बड़ी इकोनॉमी है, हम तो अभी 5 ट्रिलियन बनना चाह रहे हैं, चीन 18 ट्रिलियन पार हो चुका है। तो अभी हम उतना पैसा भी नहीं दे सकते, तो अभी हम अपनी हैसियत के हिसाब से तो काम करेंगे, तो भी हम इनको मनाने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार और क्या कर सकती है, कर रही है कोशिश। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यों, मानव जितना हम पे है पैसा, हम अब उनको पैसा दे देंगे, हमारे यहाँ तो खुद इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है, तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो भी पता नहीं नरेंद्र मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी पे नजर लग गई या क्या हुआ, पड़ोस में लगातार हालत खराब होते जा रही है। अमेरिका जैसे प्लेयर अगर यहाँ आ जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में अमेरिका की प्रेजेंस। अब अगर बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट कुछ करती है तो हमारे लिए एक टेंशन तो होगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से, अगर आप समझें, समझ रहे हैं बात को। तो अब आप आ जाइए वापस अपने इस पे, कि क्या हमें नोट करने वाली बात है। तो अब इसको सिंपल सिंपल आपको पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर जो है, ये हमारे वैसे काम का नहीं है डायरेक्ट, हमें केवल इसको एक सिंपल रीडिंग लेनी है। देखिए क्या लिखा है इसमें, जो नेपाल का हिमालयन किंगडम है, हिमालयन किंगडम पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, काठमांडू ने उसकी कैपिटल, और यहाँ पर जो फाइटिंग गुरखास हैं, बहुत ही ज्यादा ये बहादुर लोग रहे हैं, और फिर अपने नेबर्स के साथ उनके डिसएग्रीमेंट रहे। बाद में नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि उस वक्त जो बंगाल, बंगाल बिहार उड़ीसा, और बिहार मतलब ऊपर नेपाल, तो उन्होंने भी कुछ प्रयास किया, और यहाँ पे एक बैटल ऑफ मकवानपुर हुआ, जिसमें गुरखास बट वॉज साउंडली बीटन एट द बैटल, तो पीट गए वो, और एक्सटेंड नहीं कर पाए, कौन, बंगाल के लोग या बंगाल के नवाब। फिर शाह इरा, नेपाल में एक शाह इरा, अच्छा नेपाल के राजा होते थे, और नेपाल में एक डायनेस्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। कोई बताएगा वो कौन थे जो नेपाल में लंबे समय तक शासन किया। नेपाल में राणा, नेपाल के राणास, 1951 तक ये राणा रहे। ये राणाओं का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। नेपाल में राजा तो होता था, और राजा के बाद जो प्रधानमंत्री असली ताकत होती थी वो किस पे होती थी,
राणाज। बाद में राणाओं का शासन खत्म हुआ और बाद में स्थिति बदली। तो आप देखिए, पृथ्वी नारायण शाह, ये नाम मैंने लिया था, इनका नाम नोट कर लेंगे। कौन है ये? फादर ऑफ मॉडर्न डे नेपाल। ये नाम नोट कर लीजिए, स्टार पॉइंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ ही शाह इरा स्टार्ट होता है, पृथ्वी नारायण शाह। और लेट 1760s के साथ धीरे धीरे अब ये पहले नेपाल किंगडम बन गया, फिर वो एक्सटेंड करे। नेक्स्ट, बैकग्राउंड। अब आप ये देख रहे हैं एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, ये धीरे धीरे सारा इनके पास बहुत बड़ा कंट्रोल आ गया, जो हमने लिख भी लिया अंग्रेजों के पास। फाइनली अब क्या होगा? अब जब नॉर्थ की तरफ ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढेगी, कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चाइना के साथ पहुंचने में, ट्रेड करने में जो बड़ी दिक्कत है बीच में, वो कौन है? किंगडम ऑफ नेपाल। अब नेपाल किंगडम की अपने एम्बिशन है। तो फाइनली अब अप्रैल 1814 में ईआईसी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द मोनार्की एंड मूव्ड ऑन द टारगेट नेपाल, दस बिगनिंग द एंग्लो नेपलीज वॉर। तो सारी कहानी आपको बैकग्राउंड में समझ में आ गई है। ambition of BEIC as well as the ambition of नेपाली किंगडम। कोई फोटो ले रहा था क्या? लो लो फटाफट लो। ये एक हालांकि बात हमने लिख दी है, यहां तो बहुत है ना। अब एंग्लो नेपलीज वॉर देखिए जरा। The Nepalese were especially eager to expand into the southern border area, which at the time was governed by the state of Awadh। यही बात तो आई। जो अटैक का मेन कॉज है, जो वॉर का जिसे बोलेंगे इग्नाइटिंग फैक्टर, जो चिंगारी लगा रहा है, ये अवध का क्षेत्र। A protectorate of the EIC ever since it signed the contract of subsidiary alliance in 1801। तो अवध के साथ जब सब्सिडी अलायंस हो गई, तो सब्सिडी अलायंस का मैडम वही क्या था, नॉर्म्स क्या थे उसमें, क्या थी? अगर आपके ऊपर कोई अटैक होगा, ऑफेंसिव डिफेंसिव है ना, ऑफेंसिव डिफेंसिव क्या था? अगर आप पे अटैक होगा तो हम अपनी फोर्सेस भेजेंगे, हम पे अटैक होगा तो आप अपनी फोर्सेस भेजोगे। तो अब अवध तो गया, अब इसमें अंग्रेजों को अब करना ही पड़ेगा। 1814 में 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत का ही जो स्टार्टिंग पीरियड है, गोरखा रेड कर रहे थे दक्षिणी क्षेत्र में, और इससे जो अंग्रेज हैं वो बड़े बेचैन हो रहे थे। एक स्मॉल ईआईसी फोर्स सेंड की गई और यहां से उनको वाइप आउट कर दिया गया, यानी कि सीधा अंग्रेज आ रहे हैं, अब उनको काउंटर करने के लिए गोरखा आ रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए अंग्रेज जा रहे हैं, तो थोड़े थोड़े टसल होने लगे। Hastings sent 4 other separate armies into Nepal, but 3 of these columns were repeatedly defeated in the several hard-fought encounters। क्योंकि इंडियन आर्मी जो ऊपर जाएगी नेपाली क्षेत्र में, तो गोरखास गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत माहिर, और अंग्रेजों को बड़ा जबरदस्त नुकसान हो रहा था इन वॉर से। तो आप देखिए यहां पर खुद लिखा है कि इन्होंने अपने 4 सेपरेट आर्मीज भेजी, और उनमें से 3 जो दल गए उनके, वो बहुत बुरी तरह, बॉडी तो मारते तो थे पर म्यूटिलेशन बॉडी का, कोई अंग निकाल दिया। आप उत्तराखंड के शासन में पढ़िए ना, उत्तराखंड में जो गुरख्याणी शासन रहा उसमें पढ़िए आप, गोरखा मारते तो थे, खुंखरी वो ऐसे पेट में चाकू घुसाते थे, अंतड़ी पंतड़ी सारी पता ही। और अंग्रेज तो डर गए, अंग्रेजों ने कहा ये क्या है भाई, ये कौन से लोग हैं? मतलब अंग्रेज इस बात से बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि अंग्रेज और यूरोप का कंसेप्ट क्या है, वॉर हो भी तो फिर ये इस तरह से बॉडी को म्यूटिलेट नहीं करते। यहां पर ये देख रहे हैं कि एक नया टेक्टिक है, हालांकि वो उनसे डर भी रहे हैं, बाद में उनको पता है इनको अपने काम में लिया जा सकता है। तो यहां पर आप देखिए, द गोरखा आर्मी ओनली नंबर्ड बिटवीन 5 and 8,000 men ड्यूरिंग द वॉर, बट क्यूरियसली दे वर फाइटिंग ऑन द फेमिलियर होम टेरिटरी। तो अपने नेपाल में जाके लड़ोगे तो कैसे हरा दोगे तुमको, नेपाल तो उनका घर है, अपने घर में तो भाई देखो हर कोई तेज होता है, और उनके घर में उनसे लड़ रहे हो, तो फिर यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर ये देखिए, जो छोटे छोटे बैटल आते हैं ये आपके काम के नहीं है, बट आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, पूछेगा कोई नहीं, ठीक है ना। तो आप ले लीजिए, ये छोटी बैटल थी इसी टेरन में, फोटो आप लेना चाहें तो ले लीजिए। ये 1814 से 1816 तक की बात है। अब इसमें बैटल ऑफ नाला पानी भी है, ये खलंगा, तो ये सब हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। क्या तेज बोलो, पीछे करूं? क्या बोलो?
इनका अंग्रेजों का, हाँ, बैटल फील्ड में मरा, क्योंकि उसको आप देखिए कि गोरखाओं के सामने सरवाइव ही नहीं कर पाए, क्योंकि गोरखा वॉरफेयर में बहुत आगे है। आगे बढ़ जाऊं, डाटकाली, तो डाटकाली ये सब उस टाइम जो है गोरखाओं के, मतलब देहरादून पूरा, ये जो गढ़ी कैंट आप जाएंगे ना आज भी, तो गढ़ी कैंट में टपकेश्वर मंदिर देखा आपने, टपकेश्वर मंदिर के बाहर देखना आप, पूरा गोरखा ही गोरखा है। और गढ़ी कैंट में आप देखना पूरा गोरखास है। ये साला वाला पड़ता है राजपुर रोड में पीछे, मधुबन के पीछे, इधर भी गोरखास है। इधर आप डीएवी कॉलेज से आप पीछे इस तरफ जाइए, नाला पानी के आसपास के पूरे यहाँ पे गोरखास है। हाँ, अनारवाला में गोरखास है। तो यहाँ पर ये पहले टाइम से, उसी टाइम से जब ये पूरा टेरिटरी उनके, इधर हरिद्वार में ज्वालापुर में तो इनकी बड़ी मंडी भी लगती थी, पढ़ा होगा आपने उत्तराखंड में, हरिद्वार में उनकी एक मंडी लगती थी, ज्वालापुर में। और कुमाऊं का क्षेत्र, किले थे उनके बड़े बड़े, वो ध्वस्त किया गया। अब आगे देखिए, अब इसके बाद क्या होता जा रहा है, गुरिल्ला टेक्टिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉर कहां से होगी, यूपी बिहार का क्षेत्र है, उससे आप नेपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हिमालय का कौन सा क्षेत्र होगा भाई, शिवालिक, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय, फिर भाबर तराई वाला क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र। यहां से आप देखिए ये जो लिखा है पूरा डेंस वेजिटेशन। आगे बढ़ के देखिए, गोरिल्ला टेक्टिक्स से बड़ा असर पड़ा। 1815 आते आते द ब्रिटिश लॉजिस्टिक्स वर सीवियरली टेस्टेड सो फार फ्रॉम द बेसिस इन द बंगाल। हास्टिंग्स वाज ऑब्लाइज्ड टू सेंड बिगर एंड बेटर लेड आर्मीज टू द फ्रंटियर, क्योंकि छोटे मोटे दल भेज के नुकसान अंग्रेजों को ज्यादा हो जा रहा था, गोरखाओं को नुकसान कम हो रहा था। तो अब एक बड़ा युद्ध होगा जिसमें इनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। कुमाऊं में सबसे पहले वो कुमाऊं का क्षेत्र कब जाएंगे, और फिर गढ़वाल का क्षेत्र में कब जाएंगे। और गढ़वाल और कुमाऊं किसका पार्ट है, उत्तराखंड का तो पार्ट है, उस वक्त किसका पार्ट है, नेपाल का पार्ट है। और अगर वहां पे आती है तो इससे हमारे उत्तराखंड का एक चैप्टर स्टार्ट होता है। यहीं से आप उत्तराखंड में पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिश गढ़वाल का, कुमाऊं और गढ़वाल। फिर बाद में जो हमारा पौड़ी है, वो ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर आज भी है। पौड़ी तो आप जानते हैं ना, यानी गढ़वाल मंडल का पूरे कमिश्नरी का हेडक्वार्टर आज भी क्या है, पौड़ी। और उधर कुमाऊं में कौन है, नैनीताल। कुमाऊं में कौन है, नैनीताल। तो यहां पर अब इनका आना शुरू होगा, और ट्रीटी ऑफ संगोली में ये सारा क्षेत्र वो उनसे ले भी लेंगे। तो यह अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा डिफीट था। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सर ऑक्टर लोनी बिगैन टू रिवर्स द ट्रेंड ऑफ ईआईसी लॉसेस। तो यहां से आप देखिए इस व्यक्ति का नाम, ट्रीटी, ये व्यक्ति वो है जिस व्यक्ति ने वॉर को पलट दिया। अब अंग्रेज जो है लगातार मूव कर रहे हैं गोरखा टेरिटरी में, और गोरखाओं को लगातार डिफीट मिल रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुमाऊं इन मई 1815। फिर इसके बाद आप देखिए, the EIC attempted to negotiate a peace settlement, but the Nepalese were not willing to giving up the territories on their independence and so decided to fight on। तो अब लगातार वॉर चलेगी, ब्रिटिशर्स चाहेंगे कि कोई सेटलमेंट हो, लेकिन गोरखा नहीं चाह रहे, वो अभी भी लड़ना चाह रहे हैं, लड़ते जाएंगे, वॉर आगे बढ़ती जाएगी। और फाइनली जब वॉर में बहुत बड़ा क्षेत्र चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं पीस के लिए आपको आना पड़ेगा, वॉर को रोका जाएगा। और उसी वॉर के कंसिक्वेंस में साइन होगी, बहुत सारी वॉर्स हो रही है इनके बीच में, साइन होगी ट्रीटी ऑफ सगौली। तो इसको आपको नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालिए, ट्रीटी ऑफ सगौली। कहां पड़ता है सगौली, सगौली है कहां, बिहार में है, ट्रीटी ऑफ सगौली है। दो स्लाइड्स, अभी आऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते। लिखिए ट्रीटी ऑफ सगौली। अब इस ट्रीटी में हुआ क्या, क्या हुआ इस, जो मैंने आपको बात बताई, क्या क्या होगा। पहला पॉइंट, द कुमाऊं एंड द गढ़वाल किंगडम्स वर अमंग द टेरिटरीज दैट द नेपालीज किंग्स सीडेड टू ईआईसी। गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र, हमारा उत्तराखंड, ये गोरखाओं को अपना क्लेम छोड़ना पड़ा, और ये सीड हो गया, ये किसके पास चला गया, यहां से हमारे उत्तराखंड में ब्रिटिशर्स का, मतलब अभी तो आप लोग पढ़ रहे थे पवार राजवंश, चंद राजवंश, उन राजवंश का खात्मा होके
फिर गोरखियानी शासन का एक पूरा एपिसोड पढ़ते हैं आप। अब गोरखियानी शासन भी खत्म, अब यहां से शुरू हो गया ब्रिटिश इरा इन गढ़वाल। भारत में तो कब से पढ़ रहे हो, और यहां देखो अब गढ़वाल का तो फिर आपको पता है, हमारे गढ़वाल जो है, गढ़वाल ऑल इंडिया वालों के लिए तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सुनने में जो हमारा पूरा गढ़वाल, ये कुमाऊं, ये गढ़वाल, इसकी कैपिटल क्या थी? गढ़वाल की राजधानी क्या थी? श्रीनगर। श्रीनगर में ही अब आप समझिए अंग्रेज भी हैं, श्रीनगर में ही अब गढ़वाल का किंग भी है। अब यहां पर जो पैसा वैसा एरिया छुड़ाया, वॉर इंडेमनिटी, गढ़वाल किंग वॉज नॉट एबल टू पे द मनी, एंड दैट इज वाई गढ़वाल किंग को बोला जाता है यू हैव टू सरेंडर योर टेरिटरीज टू द ब्रिटिशर्स। और तब गंगा नदी बनती है। अब आप कभी ऋषिकेश जाना, गंगा नदी, ये लोग ऊपर जाते हैं, क्या है वो जहां राफ्टिंग के लिए जाते हैं, आप देखेंगे ना नदी के इस पार टिहरी है, उस पार पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल। तो हुआ क्या, कुमाऊं तो पूरा का पूरा अंग्रेजों के पास था, गढ़वाल की टेरिटरी डिवाइड हुई बिटवीन टिहरी, टिहरी किंगडम, टिहरी किंगडम मतलब जो गढ़वाल, पहले पूरे गढ़वाल के राजा थे, और पौड़ी। तो जो पौड़ी वाला क्षेत्र है, देहरादून का क्षेत्र है, ये पूरा तो आ गया किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास। जो टिहरी और उत्तरकाशी का क्षेत्र है, यहीं पर टिहरी, जो त्रिहरी नाम था उसका, यहां पर नदियां मिलती थी, और जो आपकी दो प्रमुख नदियां जिन पर टिहरी डैम बना है आपका, कौन सी है? भागीरथी बिलंगना। वहां नई राजधानी बनाई गई जो अब तो डूब गई, टिहरी, गणेश प्रयाग बोलते थे इसको। यहां गणेश प्रयाग में राजा वहां चला गया, और ये शासन यहां पर अंग्रेजों का चला। और इस चक्कर में हुआ क्या, हमारे गढ़वाल में उल्टा हो गया। इससे हुआ क्या, राजा का शासन था, जैसा होता ही है परंपरागत, टिहरी में लोगों की शिक्षा, टिहरी में लोगों का वो उस तरह से नहीं बढ़ पाया जैसे पौड़ी और देहरादून में बढ़ा, क्योंकि अंग्रेजों के अंडर आया। और इससे एक बड़ा वो फैल गया दोनों क्षेत्रों में। एक क्षेत्र के लोग बोलने लगे वहां के लोग ज्यादा तेज होते हैं, और वो लोग बोल रहे हैं वहां के लोग ज्यादा तेज होते हैं। इसका असर शादी ब्याह में भी बड़ा, यहाँ तक की टिहरी पौड़ी में आज तक भी ये लोग बोलते हैं, शादी ब्याह में भी अभी भी देखते हैं, अभी भी देखते हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जो क्षेत्र अंग्रेजों के अंडर आ गया, वहां लोग पढ़ लिख गए, सरकारी नौकरियों में कुमाऊं के लोग, पौड़ी के लोग। टिहरी का तो अब हुआ बेड़ा पार, जब टिहरी डैम बना उसके बाद टीएचडीसी का जो पूरा बेनिफिट मिला, उससे अब टिहरी बहुत आगे निकल रहा है। अब तो वहां देखो स्पोर्ट्स एक्टिविटी और सारे वो चलते हैं। वरना उस टाइम पर धीरे धीरे आप समझिए राजा के अधीन क्षेत्र था, बाद में मर्ज हुआ 1949 में भारत से। ये क्षेत्र अलग हुआ, ये क्षेत्र अलग हुआ। ये आप सब उत्तराखंड में पढ़ेंगे, जो आपको उत्तराखंड पढ़ाएंगे सर, वो पूरा डिटेल बताएंगे, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है। वापिस आ जाइए अपनी ट्रीटी में। फिर ट्रीटी हो गई, इसमें क्या हुआ, एक परमानेंट रेजिडेंट बैठेगा कहाँ? काठमांडू में बैठेगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ सिक्किम से भी इन्हें बाहर आना पड़ा। सिक्किम गया, गढ़वाल गया, कुमाऊं गया, और अपनी जो आर्मी है उसका साइज और अपनी टेरिटरी का साइज थोड़ा कम। इस प्रैक्टिस में नेपाल बिकेम अ प्रोटेक्टर ऑफ द ब्रिटिश। अब नेपाल को प्रोटेक्ट करेगा कौन? ब्रिटिश, क्योंकि नेपाल को थ्रेट बाहर से भी हो सकता है, चाइना वाला जो सीट। बट एटलीस्ट दे वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग एन एनुअल सब्सिडी टू द EIC अनलाइक सेवरल प्रिंसली स्टेट्स। तो ये उनको अलग करता है बाकी सारे प्रिंसली स्टेट से, क्योंकि उन्हें सालाना जो एक रकम देनी पड़ रही है उससे उन्होंने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। पर ऐसे एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे अपने गोरखास को हमारी फौज में भेजिए, हम उनकी सर्विस चाहते हैं। देवर नो फर्दर वॉर्स। तो आप बोल रहे थे ना कोई और वॉर, तो यही वॉर पढ़ते हैं आप बिटवीन नेपाल एंड यूएसए एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटी इन कंट्रास्ट द इनरेबल अर्लियर एग्रीमेंट्स ऑफ दिस काइंड। तो पहले ऐसे कई एग्रीमेंट हुए कई किंगडम्स के साथ, पर बार बार वॉर हुई। एंग्लो मराठा 1-2 ऐसे ऐसे वॉर, एंग्लो सिख 1-2-3 इस तरह से वॉर चलते हैं, यहां नहीं चला। तो ये एक बड़ी ट्रीटी है जिसको आपको नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए इसको, ट्रीटी ऑफ सगौली। चारों पॉइंट नोट कीजिए इसके। आगे आएंगे उसमें। सगौली इज इन बिहार। यही ट्रीटी रिजल्ट होगी इन द ट्रीटी ऑफ इंडिया नेपाल। अच्छा, इसका जो नया नाम है, मतलब ये तो है ही, अब ये हो गया है इंडिया नेपाल सिक्योरिटी एंड पीस ट्रीटी।
1950। ये याद रखिएगा। आज जो लेटेस्ट ट्रीटी है भारत नेपाल के बीच में वो ये है। नेपाल चाहता है इंडिया इसको रिवाइव करे, और जो ये ट्रीटी है इसमें सारे लगभग क्लॉज वही हैं जो पीछे से आए। एवं आप देखिए, नेपाल के जो आर्मी चीफ होते हैं और इंडिया के जो आर्मी चीफ होते हैं, दोनों एक दूसरे को यहां पर जनरल रैंक दिया जाता है, एक्सचेंज होता है। हमारे यहाँ गोरखा राइफल भी है, ठीक है। इनके बहुत सारे जो जवान हैं, आपने आईएमए में पासिंग आउट परेड में आपने देखा होगा, नेबरिंग कंट्रीज में नेपाल एक बहुत इंपॉर्टेंट खुला बॉर्डर है। नेपाल के साथ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, मैट्रिमोनियल सब तरह का अलायंस है। तो नेपाल ऐसा ही है, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा आप नेपाल जा सकते हैं, रह सकते हैं, सब कुछ। यहां तक कि इतना बड़ा था इस ट्रीटी में कि हम नेपाल में जमीन भी खरीद सकते थे, नेपाल के लोग यहां खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भारत ने इस क्लॉज को एक्टिव नहीं किया, क्योंकि नेपाल छोटा देश है। अब सारे भारत के लोग वहां जमीन खरीदने लग गए तो पता लगा उन्हीं के लिए नहीं बची। तो ये भी चीज है, तो याद रखिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। ट्रीटी ऑफ सगौली। सगौली इज इन प्रेजेंट डे बिहार। आप में से गए कोई बिहार वहां, नेपाल गए हैं? कहा? पशुपतिनाथ, मीरगंज, ये किस तरफ हुआ? अच्छा, मतलब बिहार उधर वाली साइड। हम एक ही जगह का रखे हैं, सुदूर पश्चिम, उत्तराखंड से लगता हुआ से। काठमांडू जाने की बड़ी इच्छा है, जहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर जाना है, क्योंकि हमारे केदारनाथ का और हमारे जो पंच केदार है उनका डायरेक्ट लिंक है किसके साथ? पशुपतिनाथ के साथ। भगवान शिव जो एक नंदी के रूप में पहाड़ में ऐसे गए, तो उनका एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा उस तरफ, ऐसा मान्यता है। तो वहां बड़ा क्या आता है काठमांडू का पशुपतिनाथ? द्वादश ज्योतिर्लिंग में आता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है पशुपतिनाथ, आता है, आता है। ज्योतिर्लिंगों में नहीं आता ये। अमरनाथ आता है, अमरनाथ आता है, अमरनाथ भी नहीं आता। तुंगनाथ आता है, तुंगनाथ भी नहीं आता। केदारनाथ आता है, केदारनाथ आता है। केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से। यूपीएससी ने पूछा था एक बार, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं चौंक गया, मैंने कहा आया क्वेश्चन, पर वो इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री से जोड़ लेते हैं वो। पर मोदी गवर्नमेंट है तो इसमें आता है आपको वैदिक कल्चर, वैदिक रिलीजन, शंकराचार्य के ऊपर, केदारनाथ कहीं कहा उन्होंने प्राण त्यागे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य जी, कर लिया नोट? जल्दी करो। समझ में आया? नेपाल का बाउंड्री कितनी लगती है हमारे साथ? टोटल कितने किलोमीटर लगती है मैडम, जल्दी बताओ। वेरी गुड। कितने स्टेट्स की बाउंड्री लगती है? 5। नेपाल का टोटल एरिया कितना है? उत्तराखंड का 3 गुना। कितना है? 1752 एरिया, लैंड एरिया 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से कम, यानी 1,47,000 वर्ग किलोमीटर, इतना कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ भाई, नेपाल को भारत से कौन सी नदी अलग करती है उत्तराखंड की तरफ से? काली नदी। कौन सी? काली। नेपाल से आने वाली कोई नदियां जो भारत आती है? गार्ड मत बताओ, गार्ड से तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई बड़े नेशनल लेवल की रिवर बताओ। गार्ड गधेरे में तो, समझ रहे, यहाँ ये उत्तराखंड की क्लास नहीं है, ये इंडियन हिस्ट्री की क्लास है। या तो गार्ड गधेरे सुनेंगे तो ये तो, इनको इन्होंने केवल उतना पढ़ रखा है कि भाई पंच प्रयाग है, और सीधा पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में। मुझे हंसी आती है कि गंगा नदी कहाँ बनती है? देवप्रयाग में। सीडीएस में पढ़ाते हैं ना, बोलते गंगा बन गई देवप्रयाग में। उन्हें ये पता ही नहीं है कि गाद गधेरे पढ़ा दिए अगर तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वो बे ऑफ बंगाल तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो वो गाद गधेरे वो स्टेट लेवल के लिए होता है, ठीक है ना। तो कौन सी बड़ी नदियां हैं जो बाढ़ भी ले आती हैं? अब इधर से बढ़ो ना, इधर इधर देखो, ये गंगा है तो रामगंगा, तो रामगंगा तो उत्तराखंड की है। फिर गोमती, गोमती क्या नेपाल से आती? नहीं। फिर घग्गर, घाघरा जिसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा वाटर वॉल्यूम इसका है। फिर गंडक, गंडकी नहीं, कोसी,
और उधर आ जाते हैं आप पार, तो आपकी कौन सी आ गई, महानंदा नदी। कौन सी आ गई, मान, तो रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडकी, कोसी, महानंदा, ऐसे पूरे हिमालय से बेल्ट चलती है। नीचे से आती है यमुना, यमुना में आती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, फिर आती है सोन, फिर ऐसे, तो ऐसे हाथ से पूरा आपको याद करना है इसको, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कैसे कैसे गंगा में। चलिए ये याद हो गया, ये हो गया, कर लिया नोट। अब इसके बाद क्या हुआ तो मैंने आपको सब बता दिया। सिपाही म्यूटिनी में सपोर्ट किया उन्होंने, ठीक है ना। और गोरखास कंप्राइज अबाउट 1/6 ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी 1914, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने गोरखास ने। इवन एक बात बता रहा मैं आपको, मैं निकल जाएगी दिमाग से, जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ था, जलियांवाला बाग में जो फौज गई थी, उसमें से जो जवान थे उनके 50% जवान गोरखा थे जिन्होंने गोली चलाई थी। यानी जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जनरल डायर, जनरल ओ डायर, जनरल आर डायर, तो उस समय जो घटना हुई थी उसमें ये लोग थे। तो ये आपको वो भी ध्यान रखना है। एक उत्तराखंड से, एक वो क्या नाम आता है उनका, उत्तराखंड से बड़ा नाम आता है एक, अरे पेशावर कांड, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उन्होंने किस में गोली नहीं चलाई थी, याद होगा आपको, लाल कुर्ती, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान एंड कंपनी, वो भी आपको ध्यान रखना। तो कहीं कहीं उत्तराखंड की हिस्ट्री जब रिलेट करती है नेशनल हिस्ट्री से, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिखिए। ये हो गया, आपको बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं दिए। और डिस्प्यूट याद रखना, घर जाके पढ़ना। एक काला पानी डिस्प्यूट और एक सुस्ता, यूपी वाले बिहार वाले सुस्ता जरूर ध्यान दें, उत्तराखंड वाले काला पानी, और बाकी दोनों तो ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन पीछे, और एक मिनट वो क्वेश्चन बोलेगा। हो गया, नेक्स्ट, हो गया, सुस्ता वाला कर लिया। ये आ गई ना गंडक रिवर। देखिए इसमें शिवलिंग मिलते हैं, शिवलिंग और शालिग्राम, भगवान विष्णु की पूजा होती है, काला पत्थर शालिग्राम, शालिग्राम नदी नेपाल की बहुत फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, द ट्रीटी ऑफ, कोई पीछे पन्ने नहीं पलटेगा है, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम was signed between BEIC and the Kingdom of Mysore. Between BEIC and the Kingdom of Mysore in the year of, in the year of, ऑप्शन ए, अभी ऐसा कुछ नहीं बोलना, ऑप्शन ए 1782, ऑप्शन बी 1788, ऑप्शन सी 1792, ऑप्शन डी 1799। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, गुरु राम राय, गुरु राम राय who visited the court of Mughal Emperor Aurangzeb, Guru Ram Rai who visited the court of Mughal Emperor Aurangzeb was the son of which Sikh Guru? Was the son of, elder son of which Sikh Guru? ऑप्शन ए, मैं गुरु का नाम बोलूं या नंबरिंग से बोल दूं? नंबरिंग पता है आपको? चलो नाम लिखो, गुरु रामदास जी, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद जी, ऑप्शन सी गुरु हरकिशन जी, ऑप्शन डी गुरु हर राय जी, हर हर किशन हर राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थ्री, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर between the Kingdom of Punjab and BEIC was signed in option A 1809, option B 1846, option C A and B both, option D none of these. None of these. Next question. The Pitt's India Act. The Pitt's India Act came in the year of option A 1793, option B 1786, option C 1784, option D 1775. Next, who was the last Governor General of independent India? Option A Lord Wavell, Wavell. Option B Lord Mountbatten, option C Lord Dalhousie, option D none of these. चलिए 5 बहुत है, फटाफट से करिए आंसर। कोई नहीं, अगर आ रहा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, डेली 5-5 क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारे 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे। जब अभी आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। मैडम आपका नाम क्या है? सौम्या। शिल्पी। आपका नाम? कपिल। आपका नाम सर? प्रिंस। कहां से बेटा आप? पंजाब में डिस्ट्रिक्ट जलंधर से। और कोई है नया आज? अमन। बेटा आप कहां से? रमन। कहां से? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट द्वारका। आप कहां से? आप कर्नाटक से? डिस्ट्रिक्ट? उसको पता होगा ना। हाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं, बहुत पहले आप लोग। मैंने कर्नाटक के तो बच्चे मेरे बहुत फेवरेट रहे। अभी मैं पढ़ा के आता हूँ, कर्नाटक के बच्चे 4 बेल्लारी से हूँ, शिवमोगा बेल्लारी, और आपके पास ही होगा ना, और मैसूर से भी है बच्चे, और तमिलनाडु के, कर्नाटक। एक बच्चा है मिला मुझे अंडमान निकोबार का, वो पोर्ट ब्लेयर रहता है, वो भी अंडमान निकोबार। मतलब मैंने कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक सारे बच्चे, झारखंड छत्तीसगढ़ के तो बहुत बच्चे हैं। एक बच्चे को मैंने कहा आप कहां से? बोला मैं आदिवासी हूँ। और मैंने कहा तुम्हारी स्टेट कौन सी है? चलिए, तो अब पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम अगर फेल ना होती तो लास्ट वॉर ना होता। 1792, 99 तक तो सारा खत्म हो गया था। 1792 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा, आप बोलो क्वेश्चन नंबर 2। गुरु राम राय वॉज द सन ऑफ
सेवेंथ सिख गुरु, गुरु हर राय जी, गुरु हर राय जी। और राम राय established his own seat in Dehradun which is called उदासीन अखाड़ा at देहरादून झंडा बाजार। पंजाब से आते हैं लोग, बहुत सारे लोग जो गुरु राम राय जी को मानते हैं, उदासीन अखाड़ा। हालांकि फिर सातवें गुरु के बाद अलग गुरु हरकिशन। वो महंत तो परंपरा चली, जैसे गुरु थे वो, उसके बाद महंत, अब 10वें महंत है। महंत मतलब गुरु की डेथ हो गई फिर महंत बनते हैं, जैसे पहले महंत, दूसरे महंत। तो इंद्रेश चरण दास जी भी महंत थे, वो 9th थे। अब 10वें हैं देवेंद्र दास। अभी तो पौड़ी से, ये चमोली से बहुगुणा है वो। वैसे यहाँ सारे सिख पंजाबी बनते थे। लास्ट 2 महंत गढ़वाली हैं, पिछले वाले पौड़ी से थे कुकरेती, अब इस वाले जो हैं वो बहुगुणा है, प्रिंसिपल थे वो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, क्या आंसर होगा? दोनों बताया था, याद कीजिए कि एक ट्रीटी ये है और एक ट्रीटी बाद में साइन होगी वॉर के बाद। तो 1809 की ट्रीटी तो पहले वाली थी महाराजा रंजीत सिंह के समय, और एक 1846 की जब वॉर हुआ था। तो 2 ट्रीटी है, ए और बी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट केम इन द ईयर ऑफ 1784, 1784। और लास्ट वाले क्वेश्चन का क्या है आंसर? आंसर बताओ मेन। नन ऑफ दीज तो ठीक है, अभी आंसर क्या होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें पहले प्रेसिडेंट बनाने की बात चल रही थी, चक्रवर्ती राजगोपाल। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।